morning, students. First of all, we will गुड discuss मॉर्निंग सर। the first bill. तो तनिष्क, आप मुझे 5 मिनट का पहले ओवरव्यू दीजिए, उसके बाद फिर हम यस सेकंड बिल सर। डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। यस सर। तो हमने जो था उसकी हमने पूरी डिटेल डिस्कशन की थी। एंड जो पहला फार्मर बिल है उसका नाम है फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। उसके अंडर हमने ये डिस्कस किया था कि एक नया सिस्टम है, नए ट्रेडिंग चैनल्स हैं, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है फॉर ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या नए फीचर्स और डालेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने ये डिस्कस किया था कि जो एपीएमसी सिस्टम है, पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी वाला, जो या फिर मंडी सिस्टम जो कहते हैं, जो पहले एक्ट में था। अब उसने उसमें क्या था कि फार्मर सिर्फ मंडी में सेल कर सकते थे अपना प्रोड्यूस। अब क्या है, इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर आउटसाइड द बैरियर्स ऑफ एपीएमसी यार्ड्स, उनके बाहर भी सेल कर सकते हैं, या तो उनके फार्म गेट्स पे, या फिर उनकी फार्मलैंड पे, या फिर उनके सीलोज, या फिर कोल्ड स्टोरेज, इन जगहों पे भी वो सेल कर सकते। और ये भी है कि प्राइवेट मार्केट यार्ड और प्राइवेट मार्केट सब यार्ड, या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग कलेक्टिंग सेंटर्स और प्राइवेट फार्म कंज्यूमर मार्केट यार्ड्स जो भी मैनेज कर रहे हैं, जो पर्सन लाइसेंस होल्ड करते हैं, या फिर कोई भी वेयर हाउस सील है, जो भी मार्केट और मार्केट स्टेट तो वहाँ पे किया। बेसिकली ये एक चीज बताता है कि जो एपीएमसी एक्ट है, मंडी सिस्टम है, उसको पूरी एडिट कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट इज, जो भी फार्मर या ट्रेडर, फार्मर है, उस ट्रेडर को उसे पेमेंट देनी पड़ेगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ मेंशन फार्म प्रोड्यूस, और वो भी इन अ स्पेसिफाइड टाइम, जो भी मिनिमम मैक्सिमम 3 डेज में, 3 वर्किंग डेज में उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी टू द फार्मर। अगर यहाँ 3 डेज नहीं, 3 डेज नहीं तो मैक्सिमम जो जाएगा वो है हफ्ता, हफ्ते के अंदर अंदर। सो आफ्टर दैट यहाँ पे पता लग जाए कि जो स्टेट एपीएमसी सिस्टम है वो, या फिर कोई भी और कोई स्टेट लॉ फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको हटा दिया गया है। और जो नया सिस्टम है वहाँ पे कोई भी मार्केट फीस, सेस वगैरह, या फिर ऐसा कोई भी टैक्स जो कि फार्मर के प्रोड्यूस पे पहले लगाया जाता था ट्रेड पे, अब वो नहीं लगाया जाएगा। ऑल्सो यहाँ प्राइस इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम से फार्मर्स करंट प्राइस देख पाएंगे फॉर द क्रॉप्स, और उसे उसी प्राइस पे सेल कर पाएंगे। एंड मेनी अदर प्रोविजंस आर आल्सो गिवन अबाउट इफ द डिस्प्यूट अराइजेस। तो कौन कौन सी क्या होगा, तो एक बोर्ड अपॉइंट किया जाएगा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, बोर्ड, और उस बोर्ड में ट्रेडर और फार्मर के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे। और साथ ही साथ उसके चलते अगर बोर्ड का फैसला 30 दिन में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो सब डिविजनल अथॉरिटी, जो कि है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उस वहां पे अपील जा सकती है। तो वहां पे अगर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के यहाँ अंडर 30 दिन के अंदर अंदर केस सॉल्व हो जाता है, देन तो ओके, अदरवाइज केस सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई भी पार्टी अनसेटिस्फाइड है विद द डिसीजन, इट कैन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी विच इज कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, और उनको भी विद इन 30 डेज फैसला सुनाना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी द फाइनल अपील फॉर द कोर्ट। और इसके अंडर अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, सब डिविजनल अथॉरिटी, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है, और अपीलेट अथॉरिटी कलेक्टर या फिर एडिशनल कलेक्टर, इनके अलावा ये जो डिस्प्यूट है उसका केस कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में कभी भी डिस्कस नहीं किए जाएंगे।
ये थे मेन पॉइंट्स जो कि कंसीडर करने वाले थे फॉर द रिवीजन ऑफ फर्स्ट बिल। तो then we will discuss the second bill. यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड बिल है उसके जो मेन हमारे डेफिनेशंस है हमें वो डिस्कस करनी है। सो यहाँ पे इसमें जो डेफिनेशंस दे आर गिवन एपीएमसी यार्ड, यानी कि कोई भी, जो हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यार्ड या फिर और कोई भी नाम से जो एस्टेब्लिश किया गया अंडर स्टेट एक्ट। कंपनी कंपनी की डेफिनेशन जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्लॉज 20 सेक्शन 2 के अंडर दी गई है, दैट रिमेन्स द सेम डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, वही प्लेटफॉर्म जो हमने पहले बिल में भी डिस्कस किया था, जिसके अंडर ई ट्रेडिंग की जाएगी फार्मर्स के प्रोड्यूस की। नेक्स्ट इज फार्म सर्विस। Farm service includes supply of seeds, feed, fodder, agrochemicals, and machinery and technology, advice, non-chemical agro inputs, and such other inputs for farming. So farm services include all these of products such as supply of seeds या फिर services. Supply of seeds होगा, feed, fodder, agrochemicals, machinery and technology, advice, non-chemical agro inputs, और ऐसे कई इनपुट्स जो कि फार्मर को प्रोड्यूस करने क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट इज फार्मर, जो कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि फार्मिंग प्रोड्यूस करती है, फार्मिंग प्रोड्यूसेस करती है। एंड नेक्स्ट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो कि रजिस्टर्ड अंडर लॉ है फॉर द टाइम बीइंग फोर्स या फिर प्रमोटेड अंडर एनी स्कीम ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज farming agreement, which means a written agreement entered between a farmer and a sponsor, or a farmer, a sponsor, and any third party prior to the production or rearing of any farming produce of predetermined quality, in which the sponsor agrees to purchase such farming produce from the farmer to provide the farm services. For the purpose, farming agreement means a written agreement entered between a farmer and a sponsor, or a farmer, sponsor, or third party prior to the production or rearing of any farm produce of predetermined quality, in which the sponsor agrees to purchase such farming produce from the farmer to provide farm services. यानी कि एक फार्मिंग एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होगा बिटवीन अ फार्मर एंड अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है, और या तो एक फार्मर और एक थर्ड पार्टी। तो ये जो एग्रीमेंट है प्रोडक्शन के पहले किया जाएगा, और इसमें कोई हर डिटेल और क्वालिटी, ग्रेड और क्वांटिटी सब बताए जाएंगे कि फार्मर जो प्रोड्यूस है उसकी क्या क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी ग्रेडिंग नंबर क्या क्या रहना चाहिए। तो एक प्री डिटरमाइंड क्वालिटी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाएगी। एंड if the sponsor likes to up his, then he will purchase the farming produce or and provide the farm services. Explanation of term farming agreement। अब farm agreement के अंदर यहाँ पे दो agreement उन्होंने दिए हैं। First, commerce agreement, where the ownership of commodity remains with the farmer during the production and gets the price of produce on its delivery as per the agreed terms with the sponsor। यहाँ पे जो भी commodity है, जो भी प्रोड्यूस है, उसकी ओनरशिप फार्मर के पास ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रोडक्शन तक रहेगी, एंड देन ही गेट्स द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस एज इट गेट्स डिलीवर्ड टू द स्पॉन्सर्ड। नाउ प्रोडक्शन एग्रीमेंट, where the sponsor agrees to provide farm services either fully or partially to bear the risk of output, but he agrees to make the payment to the farmer for the services rendered by such farmer। तो यहाँ पे अगर अब स्पॉन्सर फार्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या तो फुल्ली या पार्शली, और आउटपुट का रिस्क बियर करते हैं, एंड अग्रीज टू मेक द पेमेंट टू द फार्मर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। अदर एग्रीमेंट, इनके अलावा और कोई एग्रीमेंट नहीं है, यही दो एग्रीमेंट होगी या फिर इन दोनों एग्रीमेंट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, फार्मिंग प्रोड्यूस, जो कि हमने कर लिया था कि फार्मर प्रोड्यूस में क्या क्या आता है। नेक्स्ट इज फार्म। फार्म की जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पहले ही डिफाइंड है। नेक्स्ट इज फोर्स मेजर।
A force majeure means any unforeseen external event, including flood, drought, bad weather, earthquake, epidemic, outbreak of disease, insect pest, and such other event which is unavoidable beyond the controls of parties entering into the farming agreement. अब कोई भी अगर कोई नेचुरल कलामिटी हो जाती है, जैसे अगर फ्लड आ जाता है, ड्रॉट हो जाते हैं, बैड वेदर कंडीशंस होती हैं, अर्थक्वेक होगा, एपिडेमिक, अगर किसी भी जो कि अनअवॉइडेबल कैलामिटी है जिसके वजह से फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो खराब हो जाता है, तो दैट कैन नॉट बी वी से कि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मेंशन किया जाएगा और उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी, ना तो फार्मर पे और ना ही स्पॉन्सर पे. नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन द पर्सन, एंड पर्सन किसे किसे कहा गया है? एक इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, liability partnership, cooperative society, and any association of or body of persons duly incorporated or as a group under and any ongoing programs of government. Prescribed का भी मतलब हम पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सेक्शन 12, इसी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एक बनाई जाएगी, दैट वी विल डिस्कस. यहाँ पे मतलब आता है स्पॉन्सर का. तो हु इज अ स्पॉन्सर? एक स्पॉन्सर जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो फार्मर के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करता है. सो द फार्मर के जो भी फार्मर से उसका प्रोड्यूस परचेज करेगा एट द एंड. तो इसका ये मतलब नहीं कि जो भी कोई भी स्पॉन्सर है तो वही फार्म सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. फार्म सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो इंडिविजुअल है वो अलग भी हो सकता है और ये स्पॉन्सर अलग हो सकते हैं, या फिर दोनों स्पॉन्सर और ये फार्म सर्विस प्रोवाइडर दोनों एक भी हो सकते हैं. तो यहाँ से हम अपनी बिल की डिस्कशन शुरू करते हैं. तो ये जो बिल की एक समरी मैंने तैयार की है, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे कि बिल क्या कहता है. सो इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फार्मिंग एग्रीमेंट्स that protects and empowers farmers to engage with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters, or large retailers for farm services and sale of future farming produce at a mutually agreed remunerative price framework in a fair and transparent manner for conducted therewith or incidental thereto. यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि नेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर फार्मिंग एग्रीमेंट्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है और एम्पावर करता है फार्मर्स को एक एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स या फिर लार्ज रिटेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज होने के फॉर फार्म सर्विसेज और सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस एट अ म्यूचुअली एग्रीड रेम्युनेटिव प्राइस. यानी कि जो फार्मिंग प्रोड्यूस आएगा उसको फ्यूचर में सेल करने के लिए एक म्यूचुअली एग्रीड रेम्युनेटिव प्राइस पहले डिस्कस किया जाएगा इस फार्मिंग एग्रीमेंट में प्राइस फ्रेमवर्क के चलते, और एक फेयर प्राइस जो है फार्मर को दिया जाएगा फॉर हिज प्रोड्यूस. एंड ट्रांसपेरेंट मींस मैनर होगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखी जाएगी फॉर द इन द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद एन इंसिडेंट. तो फार्मिंग एग्रीमेंट वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट जो है फार्मिंग प्रोड्यूस. यहाँ पे फार्मिंग प्रोड्यूस में क्या क्या आता है? दैट इज फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, all kind of cereal like wheat, rice, coarse grains, pulses, vegetable, fruit, nuts, spices, sugarcane, products of poultry, piggery, goatry, fishery, and dairy, intended for human consumption in a natural or processed form. अगला है cattle fodder including oil cakes and other concentrates. फिर raw cotton whether ginned or unginned. फिर cotton seeds and raw jute. फोर्स मेजर वी हैव डिस्कस. स्पॉन्सर हमने डिस्कस कर लिया है. तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट क्लॉज पहला जो सब सेक्शन है वो कहता है कि अ फार्मर में एंटर इनटू अ रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी farming produce and such agreement which provide the terms and conditions for supply of such produce including the time, supply, quality, grade, standards, price and other matters. The terms related to supply of farm services
ये है provided that the responsibility for compliance of any legal requirements for the providing of such farm services shall be with the sponsor or the farm service provider as the case may be. तो यहाँ पे अब फार्मर एक रिटर्न एग्रीमेंट में एक स्पॉन्सर के साथ आ सकता है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी हैं वो है कि सप्लाई जो है फॉर सप्लाई ऑफ सच प्रोड्यूस इंक्लूडिंग टाइम ऑफ सप्लाई जो कि है वो मेंशन किया जाना चाहिए, क्वालिटी मेंशन की जाएगी प्रोड्यूस की, ग्रेड मेंशन किए जाएंगे, स्टैंडर्ड्स मेंशन किए जाएंगे, प्राइस फॉर दैट मेंशन किया जाएगा और ऐसे कई मैटर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो कि लीगल जो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी एक एक स्पॉन्सर की या फिर फार्म सर्विस प्रोवाइडर की फार्म सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूस, वो या तो स्पॉन्सर के सर होंगी या फिर फार्म सर्विस प्रोवाइडर के सर होंगी। जो जो जैसा भी होगा, अगर स्पॉन्सर प्रोवाइड कर रहा है फार्म सर्विसेज देन इट इज ऑन द स्पॉन्सर। अगर फार्म सर्विस प्रोवाइडर जो कि एक अलग पार्टी थर्ड पार्टी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाएगा, अगर इफ दे आर एंटरिंग तो उसके सर पे है लाइबिलिटी। The minimum period of farming agreement shall be for one crop season or the one production cycle of livestock, as the case may be, and the maximum period shall be 5 years. तो एक जो कि टाइम मिनिमम टाइम पीरियड जो है फार्मिंग एग्रीमेंट का जो कि एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा दैट इज वन क्रॉप सीजन, यानी कि एक फसल बीजने से एक फसल काटने तक का पूरा टाइम, एक क्रॉपिंग सीजन, या फिर एक प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइव स्टॉक, और एंड द या फिर द मैक्सिमम पीरियड दैट विच इट कैन अटेन इज 5 years। और ये भी बताया गया है कि अगर प्रोडक्शन साइकिल जो कि यानी कोई भी फार्म प्रोड्यूस का है, अगर वो लंबा चला जाता है देन गो इट गोज इफ इट गोज बियॉन्ड 5 years इन सच केस, तो जो मैक्सिमम पीरियड है वो दोनों फार्मर और स्पॉन्सर म्यूचुअली डिसाइड करके फार्मिंग एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द पार्टीज अडॉप्ट may adopt the quality grade and standards। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूस की जो क्वालिटी ग्रेड और उसके स्टैंडर्ड्स होंगे वो ऑलरेडी मेंशन किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, प्री डिटरमाइंड होंगे। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, सो विच आर compatible with agronomic practices, agro climate and such other factors। यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे फार्मिंग के लिए, मतलब कि जैसी भी मशीनरी लगाई जाती है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग है, या फिर जो भी एग्रो बेस्ड क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से उसकी ग्रेड क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटेड बाय एजेंसी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो भी अलग अलग एरियाज हैं फार्मिंग प्रोड्यूस के लिए, वहाँ के एग्रो बेस्ड क्लाइमेट और एग्रो बेस्ड प्रैक्टिसेस के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन एजेंसीज के लिए ये फॉर्मुलेट कर सकती है, or any agency authorized by government for this purpose and explicitly mention such quality standard and grade in farming agreement। या फिर कोई भी एजेंसी जो कि ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट है वो भी इस पर्पस में एंटर कर सकती है। So the parties entering into farming agreement may require as a condition that such mutually acceptable quality, grade and standards shall be mentioned and certified during the process of cultivation or rearing at the time of delivery by the third party qualified SAs to ensure impartiality and fairness। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया गया है कि जो भी पार्टीज म्यूचुअली एग्री करेंगे ऑन सच क्वालिटी, जो भी प्री डिटरमाइंड क्वालिटी ग्रेड और स्टैंडर्ड किए जाएंगे, उन्हें जो कि स्पॉन्सर पार्टी है या जिसे बाय करना है, सो इट कैन मॉनिटर एंड सर्टिफाई दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन और रेयरिंग, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई भी मना ना कर पाए प्रोड्यूस लेने के लिए अगर उसकी क्वालिटी नहीं सेटिस्फाई करती है। तो अगर कोई भी क्वालिटी if the quality does not goes up to the expectation of sponsor, और अगर स्पॉन्सर ने मॉनिटर नहीं किया, सर्टिफाई कर दिया है और अपनी मॉनिटरिंग की ड्यूटी उसने फुलफिल नहीं की है, और बाद में एंड पे आके अगर वो बोलता है कि
आई विल नॉट बाय दिस प्रोड्यूस, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उस ये इम्पार्शियलिटी होगी फार्मर के साथ और अनफेयरनेस दिखाई जाएगी, तो पार्शियलिटी होगी फार्मर के साथ और इट विल बी अनफेयर। सो फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी को रखने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी जिसने क्वालिफाई किया है वो मॉनिटर या फिर सर्टिफाई कर सकती है, या फिर स्पॉन्सर भी मॉनिटर और सर्टिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द कल्टीवेशन एंड रेयरिंग। So the price to be paid for the purchase of a farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself. And in case such price is subject to variation, then such agreement shall explicitly provide for एक guaranteed price जो कि farmer को produce के लिए pay किया जाएगा अगर price को की predetermination में problem आती है, तो एक guaranteed price तो farmer के लिए रखा जाएगा and a clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer, and such reference may be linked to the prevailing prices in specified APMC yard or electronic trading transaction platform or any other suitable benchmark prices. यानी कि जो भी प्राइस अगर दिए जाएंगे उन पे एक एडिशनल अमाउंट एज अ बोनस, गारंटीड प्राइस तो दिया ही जाएगा, उस पर कोई भी बोनस या प्रीमियम भी दिया जा सकता है फॉर द बेस्ट क्वालिटी गिवन बाय द फार्मर। और ये जो प्राइस का रेफरेंस है दैट कैन बी टेकन ईदर फ्रॉम एपीएमसी यार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, जो कि आपको लाइव प्राइस शो करेंगे उस टाइम पे, उनसे भी लिया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट द मेंशन method of determining such price or guaranteed price or additional amount shall be annexed to the farming agreement. फार्मिंग एग्रीमेंट में जो मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सच प्राइस है या फिर गारंटीड प्राइस जो कि एडिशन या फिर कोई भी एडिशनल अमाउंट है, उसका मेथड जो है डिटरमाइनिंग का वो मेंशन किया जाना चाहिए फार्मिंग एग्रीमेंट में। The sponsor may before the accepting the delivery of any farm produce inspect the quality or any feature of such produce as specified in the farming agreement. Otherwise, he shall deem to have inspected the produce and shall have no right to retract from acceptance of such produce at this time, its delivery and thereafter. तो जो स्पॉन्सर है वो डिलीवरी के पहले फार्मर का प्रोड्यूस इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी क्वालिटी इंस्पेक्ट कर सकता है, उसके फीचर भी देख सक प्रोड्यूस की फीचर भी देख सकता है जो कि एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किए गए थे। और अगर ये इंस्पेक्ट नहीं कर किए जाते और डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद फिर स्पॉन्सर कुछ नहीं कर सकता, स्पॉन्सर को वो बाय करने पड़ेंगे, देन स्पॉन्सर कैन डू नथिंग। So next is the sponsor shall, where the farming agreement relates to seed production, make a payment of not less than 2/3 of agreed amount at the time of delivery and the remaining amount after due certification, but no longer than 30 days of delivery. नेक्स्ट है, अगर यह कहता है कि अगर सीड प्रोडक्शन की बात चल रही है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 2/3 ऑफ प्राइस जो कि एग्री किया गया था डिलीवरी पे, प्राइस जो कि एग्री किया गया था डिलीवरी पे, उसका 2/3 पे किया जाएगा टू द फार्मर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और रिमेनिंग सर्टिफिकेशन के बाद पे किया जाएगा। In other cases, make payment of agreed amount at the time of accepting the delivery of farm produce and issue receipt slip with the details of sale proceed. अब अगर केस सीड प्रोडक्शन का नहीं है, किसी और फार्म प्रोड्यूस का है, तो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही फार्मर की प्रोड्यूस के उसे पेमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, वेयर फार्मिंग एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड in respect of any farming produce under this act, such produce shall exempt from the application of any state act by whatever name called established for the purpose of regulation of sale and purchase of such farming produce. यानी कि जब ये एक्ट के अंडर कोई भी फार्मिंग प्रोड्यूस एग्रीमेंट में आएगा तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी स्टेट एक्ट, उसमें कोई भी स्टेट एक्ट की जो भी लेजिस्लेशंस है या फिर जो भी प्रोविजंस है वो नहीं लगेंगी फॉर दैट वाज अर्लियर मेड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल और परचेज ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट or in any control order issued thereunder or any other law for time being in force, any obligation related to stock limit shall not be acceptable. Such quantities of farming produce are as are purchased under farming agreement entered into in accordance with the provisions of act. यानी कि या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर
कुछ भी मेंशन या फिर उसके कंट्रोल के अंडर जो भी ऑर्डर इशू किए गए हैं या फिर कोई भी अगर लॉ टाइम बिंग फोर्स में है, वो कोई भी ऑब्लिगेशन स्टॉक लिमिट पे नहीं डाल सकती, और उसकी ना तो कोई उसकी क्वांटिटीज या क्वालिटीज पे कोई भी जो भी प्रोविजन इन एक्ट में है वो इस पे लागू नहीं हो सकते. सो इस द नेक्स्ट इज no farming agreement shall be entered into for the purpose of any transfer including sale, lease, mortgage or of the land or premises of the farmer. फार्मर की लैंड या फिर उसकी प्रेमाइसेस का सेल परचेज या फिर उसकी ट्रांसफर या फिर उसकी लीज और मॉर्टगेज का एग्रीमेंट में कुछ भी एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट यानी कि यहाँ से आपको पता लगता है कि फार्मर की जो लैंड है that is safe with him only. Next है कि raising any permanent structure or making any modification on the land or premises of the farmer unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition at his cost on the conclusion of the agreement of or expiry of the agreement period as the case may be. यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर फार्मर के लैंड पे कुछ भी अमेंडमेंट की जाती है, उसपे कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है बाय द स्पॉन्सर, तो दैट हैज टू बी दैट उसको वो बिल्ड करना पड़ेगा और साथ ही साथ फार्मर को उसकी लैंड ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न भी करनी पड़ेगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट. प्रोवाइडेड दैट अगर जो स्ट्रक्चर है वो रिमूव नहीं कर पाता है स्पॉन्सर, तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट वो जो प्रॉपर्टी है दैट वुड बी अंडर द सीजर ऑफ फार्मर. Next is at any time entering into farming agreement, the parties of to such agreement may with the mutual consent alter or terminate such agreement for any reasonable cause. यानी कि फार्मर और स्पॉन्सर अगर जब मर्जी चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको डिसोल्यूट कर सकते हैं आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट, या फिर उसको ऑल्टर किया जा सकता है या फिर इसको डायरेक्ट डिसोल्यूट भी किया जा सकता है फॉर एनी रीजनेबल कॉज. एक रीजनेबल कॉज होना चाहिए जो कि सेकंड पार्टी को भी एक्सेप्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार अथॉरिटी. रजिस्ट्रार अथॉरिटी जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटी जो है, जो कि अपॉइंट की जाएगी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, पावर्स और फंक्शन वो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी. सो दैट द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वुड बी अंडर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट है कि जहां भी फार्मिंग एग्रीमेंट where the farming agreement does not provide for conciliation process required under subsection 1 of section 13, or parties to the farming agreement fail to settle their dispute under that section within a period of 30 days, then any such party may approach to the concerned subdivision magistrate who shall be subdivision authority for deciding the disputes under farming agreement. अब अगर फार्मर और स्पॉन्सर के अंडर या फिर थर्ड पार्टी के अंडर कोई भी अगर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, सो उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एक अपॉइंट किया जाना था जिसमें दोनों पार्टीज के बराबर मेंबर्स उसमें भरे जाएंगे, दिए जाएंगे एंड अपॉइंट किए जाएंगे. एंड नेक्स्ट, अगर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन विद इन 30 डेज पीरियड फेल हो जाता है टू सेटल द डिस्प्यूट, then the matter will go to the subdivisional authority which is subdivisional magistrate for the settlement of dispute. और यहाँ पे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, आई थिंक कि जो भी सब डिविजनल अथॉरिटी है दैट ही हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, या इन दिस केस तो सिविल कोर्ट में अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सब डिविजनल अथॉरिटी के अंडर ही इतनी पावर है कि द डिक्री विद द फोर्स ऑफ दैट decision would be as the decree of civil court. Now, in particular, with or without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules provide for all or any of the following matters, namely, the mode and manner of payment to the farmer under subsection 4 of section 6. जो भी
मोड है, मैनर है पेमेंट का फार्मर को अंडर सबसेक्शन 4 वो मेंशन किया जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस that would be described of a registration authority that would be described, and any other matter which is made may be prescribed or in respect of provisions of the rules made by the state government. तो ये जो 3 है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. ये जो पावर्स हैं फॉर मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स हैं. सो दैट्स ऑल which I felt was important for the second bill. Thank you for. Thanks for watching the seminar. If you find it useful, please like, share and comment on it.